स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12th दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। चूँकि इससे पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 तकला चैप्टर का एक्सप्लेन करा दिया हूँ और 5 तकला एक्सप्लेन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करा दिया। आज हम लोग चैप्टर 6 का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने वाले, जो कि अपने ही शब्दों में करेंगे। अगर एक बार आप लोगों ने पूरे वीडियो को देख लिया तो समझिए इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और हर हाल में इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न नहीं बोला कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी को इसलिए राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। देखिए, कल का जो देश का बागडोर है, कल वो अभी का जो छात्र नौजवान विद्यार्थी है वही ना संभालेगा। कल का जो देश को संभालेगा वो अभी के विद्यार्थी ही संभालेगा ना। इसीलिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। तब ना इसके बारे में कुछ ज्ञान होगा तो क्या करेगा वो, जब ज्ञान होगा तो अब ना वो आगे चल के फिर देश को संभाल पाएगा। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से संभालेगा देश को फिर। आगे देखिएगा, अगर वे आज से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे। सही बात है, अगर आज से वो राजनीतिक में भाग ही नहीं लेंगे तो देश को भली भांति बाद में वो क्या संभाल पाएंगे। कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, देश को संभाल ही नहीं पाएंगे, देश फिर बिखर जाएगा, फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जिससे देश का विकास नहीं होगा। क्या अगर वो आज से राजनीति में भाग न लेंगे ना तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं समझ पाएंगे, जिससे देश का विकास क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अतः देश के उचित विकास के लिए विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेना अति आवश्यक है। ठीक है ना। अगर देश का उचित विकास करना है, देश को सही की ओर बढ़ाना है तो विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना ही पड़ेगा। ये भगत सिंह बोल रहे हैं। वैसे मेरा भी सलाह है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना भी चाहिए, लेकिन लेने नहीं दिया जाता है, बट लेना चाहिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। उत्तर देखिएगा, भगत सिंह के विद्यार्थियों से निम्न अपेक्षा है। अपेक्षा मतलब क्या उम्मीद लगाए हुए हैं भगत सिंह विद्यार्थी से। चलिए देखते हैं क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करे। जो विद्यार्थी है ना, वो देश को आज़ाद करने के लिए तन मन तथा धन से सहयोग करे, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दे देश की आज़ादी के लिए। ये जो विद्यार्थी है। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट कर दिए हैं। विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करे। विद्यार्थी अलग अलग होकर भी, ठीक है ना, एक साथ नहीं है फिर भी कोई इतना अलग अलग है, फिर भी वह देश के अस्तित्व की क्या करे, रक्षा करे, देश की रक्षा करे। अगला देखिए पॉइंट, वे पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक का भी ज्ञान जरूर रखे। जरूरी पड़ने पर देश के लिए जंग क्या है, जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। समझिएगा इस लाइन को। क्या बोल रहे हैं कि देश के क्या बोल रहे हैं, वे पढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, पढ़ाई भी कीजिए। विद्यार्थी को पढ़ाई भी करने के लिए सलाह दे रहे हैं भगत सिंह, लेकिन बोल रहे हैं कि इस राजनीति के क्षेत्र में भी भाग लीजिए और देश की आज़ादी के लिए ज़रूरत पड़े ना तो इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़िए, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन देश के लिए पीछे मत हटिए, देश को बचाने के लिए। ये बोल रहे हैं भगत सिंह, ये उम्मीद लगाए हुए हैं भगत सिंह विद्यार्थी से। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। चलिए देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार ये सही है कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। जो देश गुलाम था ना उस समय, वो भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करता था। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो देश की आज़ादी के साथ साथ समाज की उन्नति का भी प्रबल इच्छा रखते थे। पता है, वो इतना अच्छा क्रांतिकारी थे जो देश की आज़ादी तो करना चाहते थे, प्लस में वो समाज को भी उन्नति की प्रबल इच्छा रखते, सोचते थे कि समाज भी कुछ क्या हो, समाज भी अच्छे की ओर बढ़े, समाज के उन्नति के लिए भी प्रबल इच्छा रखते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे समाज के लिए भी। समझ रहे हैं ना आप लोग। उपयुक्त बातों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, इसलिए असेंबली सभा में बम फेंकने के बाद भी वे वहां से भागने के बजाय बंदी बन गए। ठीक है ना। वे बोल रहे हैं कि कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। सही बात है कि वो बम को फेंके और वहां से भागे नहीं, हालांकि भागते तो वो बच जाते लेकिन भागे नहीं और बंदी बन गए और पकड़ाकर जेल में चल गए और कष्ट सहते रहे और तब कष्ट सहते सहते यही वजह है कि आज हम लोग का देश आज़ाद है। अगर उस समय भगत सिंह अगर बम फेंकर अगर भाग जाते हैं ना और नहीं पकड़ाते तो ये हो सकता है कि आज हमारा देश भी आज भी क्या रहता, गुलाम रहता। यही लेकिन भगत सिंह बोल रहे हैं कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। हालांकि भगत सिंह कष्ट सहे तब तो आज देश आज़ाद है हमारा ना। देश की सेवा वो किए कि नहीं, आप ही लोग बताइए कमेंट करके, किए कि नहीं, यस या नो लिखिए। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिएगा,
भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। देखते हुए कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। उत्तर देखिएगा, भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। देखिए, भगत सिंह बोले देश के सेवा के लिए अगर आपका फांसी भी देना पड़े ना, आपका जान भी देना पड़े तो दे दीजिए, क्योंकि यही एक सुंदर मृत्यु है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, उनके अनुसार जिन देशवासियों को यह विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, भगत सिंह के अनुसार जिन देशवासियों को, जो देश में रह रहे हैं, उनको अगर विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, उन्हें उस दिन की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु साधारण मृत्यु से क्या होगा, सुंदर और गौरवशाली होगा। ठीक है ना। अगर लोगों को लग रहा है कि हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उन्हें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जान दे दीजिए, कोई बात नहीं है। यह मृत्यु साधारण मृत्यु से कैसे भी गौरवशाली होगा और बहुत ही सुंदर मृत्यु होगा। देश के लिए जान दे दीजिएगा। तो समझ में आ रहा है ना। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को ही इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं। चलिए देखते हैं। भगत सिंह ने रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना है क्योंकि उस साहित्य में जीवन की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। जीवन की जो सही वास्तविकता का जो सही चित्रण है ना, वह रूसी साहित्य में ही देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना। भारतीय साहित्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने इस साहित्य को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना है क्योंकि जो वास्तविकता रूसी साहित्य में प्राप्त होती है वह भारतीय साहित्य में कहीं नज़र तक नहीं आती। ठीक है ना। जो वास्तविकता, जो सच्चाई रूसी साहित्य में देखने को मिलता है ना, वह भारतीय साहित्य में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। भगत सिंह चाहते थे कि क्रांतिकारियों को विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वे कष्ट है जो हमारी क्रांतिकारी कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं। देखिए समझिएगा, भगत सिंह कह रहे हैं कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं ना, उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए विपत्तियों, चिंता और दुखों से लड़ने के लिए, कष्टों से लड़ने के लिए। जब भी विपत्तियां आए, दुख आए, कष्ट आए, समस्या आए, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमेशा उससे लड़ना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह से ही सीखिए, जब कष्ट आया था तो वो डरे थे, उससे लड़े थे, तब जाकर के आज ये देश हमारा क्या है, आज़ाद है। इसलिए जब दुख, कष्ट, समस्या कुछ भी आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। अब बोला ये कष्ट उसके बाद बोले भगत सिंह, ये वे कष्ट है जो हमारी क्रांतिकारी कार्य के कारण उत्पन्न हुए। सही बात है। ये वही, अगर हम लोग कुछ क्रांतिकारी कार्य करेंगे ना तो उसी के कारण कुछ क्रांतिकारी समस्या भी आता है, दुख तकलीफ भी आता है। क्या दुख तकलीफ आएगा तो छोड़ देंगे क्रांति करना? नहीं छोड़ेंगे। हम उस दुख तकलीफ को सहेंगे, लेकिन क्रांतिकारी करेंगे, क्रांति करेंगे। जब तक हम उस लक्ष्य में सफल नहीं हो जाएंगे, जब तक हम क्रांतिकारी नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, पूछा भी जा सकता है। देखिए जब भी इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इस तरह की हेडिंग बना दीजिए, क्योंकि हेडिंग पे ही आधा से अधिक नंबर दिया जाता है। अगर आप लोगों का हेडिंग सटीक न रहे तो वहाँ पे आधा नंबर काट लिया जाएगा। हर एक प्रश्न में इसी तरह से हेडिंग बनाए, केवल पाठ और लेखक का नाम चेंज हो जाएगा। देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक भगत सिंह द्वारा लिखित एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से लिया गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। यह पंक्ति उस समय की है जब भगत सिंह सुखदेव को पत्र लिखते हैं कि विपत्तियां मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगते हैं। इस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन का सचित्र अनुभव, यानी कि पूरा अनुभव हमारे सामने प्रकाशित कर दिया, यानी हमारे सामने उड़ेल दिया है। पूरा अपना अनुभव जो हमारे सामने लाकर रख दिया। भगत सिंह बोल रहे हैं कि जो विपत्तियां होता है ना, मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्योंकि जब विपत्तियां आता है तो मनुष्य उससे लड़ता है ना, तो मनुष्य और भी स्ट्रांग बन जाता है, मजबूत बन जाता है। बिना दुख, बिना कष्ट को कोई भी आज तक स्ट्रांग नहीं बना है और कोई भी अभी तक आगे नहीं निकला। ठीक है ना। कष्ट सहिएगा तो और भी आपके पास नॉलेज आएगा, और भी और स्ट्रांग होइएगा, मजबूत होइएगा, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। क्योंकि खाली सुख ही मिलता रहेगा, दुख का फिर मजा कहाँ आएगा। इसलिए दुख और सुख सभी को सहकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिएगा, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता के उपज है। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी तरह हेडिंग बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक भगत सिंह द्वारा लिखित एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में भगत सिंह का मानना है कि देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। देश की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती है ना, समाज की आर्थिक जो परिस्थितियां और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, वही राजनीतिक परिस्थितियों को क्या करती है, जन्म देती है। जिस समय में देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां शोषक प्रवृत्ति की होगी, देश की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती है ना, शोषक प्रवृत्ति की जिस समय होगी, उसमें राजनीतिक
उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होते रहेंगे और हम जैसे क्रांतिकारी जन्म लेते रहेंगे। जब जब देश में समस्या आएगा, दुख तकलीफ आएगा, तब तब हम जैसे महान व्यक्ति क्या करेंगे, इस देश में पैदा लेते रहेंगे और उस बड़े से बड़े दुख तकलीफ समस्या को दूर करते रहेंगे और हमेशा इस विपत्तियों से लड़ते रहेंगे। ये बोले भगत सिंह। ठीक उसी प्रकार भगत सिंह भी किए थे। गौर देखिएगा, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी तरह हेडिंग बनाएंगे, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक भगत सिंह द्वारा लिखित एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से लिया गया। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से भगत सिंह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए, यानी कि अपना मनुष्य का जो विश्वास होता है ना, उस विश्वास पर संदेह मतलब शक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उस विश्वास पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। दृढ़तापूर्वक अडिग रह कर लगातार प्रयास करना चाहिए। सही बात है, जो मनुष्य का अगर विश्वास होता है कि हम ये कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हम ये कर सकते हैं, तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए और मनुष्य को लगातार उस क्षेत्र में प्रयास करते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि, यानी वे कौन, मतलब भगत सिंह कहते हैं कि जब वे देश की आज़ादी के लिए अपना कार्य करते थे, मतलब देश की आज़ादी के लिए जब कोई काम कर रहे थे ना, तो उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। जब वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, कार्य कर रहे थे, तो उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी, फिर भी वे दृढ़तापूर्वक प्रयास करते रहे। अतः हमें भी अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक प्रयास करता रहना चाहिए। सही बात है, भगत सिंह के सामने ना जाने कितने प्रकार की समस्या दुख तकलीफ आया, फिर भी भगत सिंह अपने विश्वास पर डाउट शक नहीं किए और लगातार प्रयत्न करते रहे। यही वजह है कि आज हमारा देश आज़ाद है और भगत सिंह के जैसे महान क्रांतिकारी लोग जाने जाते हैं। भगत सिंह की तरह आप लोग भी इसी तरह से काम कीजिए, अपने विश्वासों पर शक मत कीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए, आप भी सफल जरूर होइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। सही बात है, जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपनी भाग्य को क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए उस समय। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार को आज किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। चलिए देखते हैं। महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे। सही बात है, देश को आज़ाद करने के लिए वो बहुत बड़ा जंग लड़े थे, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जंग लड़े थे। यहाँ तक अपने जान भी दे दिए देश की आज़ादी के लिए, शहीद हो गए। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं, मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित यानी कि अवश्य ही मृत्युदंड दी जाएगी। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिख रहे थे ना, तो उसी पत्र में लिखे थे कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा मुझे फांसी दे दी जाएगी। पता था भगत सिंह को, फिर भी वे हार नहीं माने, लगातार प्रयास करते रहे। मुझे किसी भी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। भगत सिंह सोच रहे थे, लाख ही मुझे फांसी क्यों न दिया जाए, मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, कभी नहीं। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए, क्योंकि जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपनी भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह बोल रहे हैं कि जब देश की आज़ादी का लड़ाई चरम सीमा पर यानी कि पूरा जब लागोलाग पहुंच जाए, लगे कि हाँ अब देश आज़ाद हो जाने वाला है, उस समय मुझे फांसी दे दी जाए। क्योंकि उस समय अगर फांसी दिया जाएगा तो उस समय के जो नौजवान होंगे ना, उसके अंदर आग धनकेगा, ज्वाला धनकेगा, जिससे वो क्या करेंगे और भी लड़ेंगे और फिर आज़ादी की लड़ाई या फिर कुछ भी लड़ाई हो, उस लड़ाई को जीत कर ही छोड़ेंगे। इसलिए भगत सिंह बोल रहे हैं कि उसी समय मुझे फांसी दिया जाए, क्योंकि उस समय फांसी दिया जाएगा ना तो जो और भी उसमें जो क्रांतिकारी होंगे उसके अंदर ज्वाला आग धनकेगा और वो इस लड़ाई को जीत कर ही छोड़ेंगे, इसलिए उसी समय मुझे फांसी दिया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। देखिएगा, भगत सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तब उन्हें फांसी दे दी जाए। क्यों, क्योंकि चरम सीमा पर होगा तब उन्हें फांसी दिया जाएगा ना, तो क्या होगा कि उस समय जो और भी क्रांतिकारी होंगे उसके अंदर ज्वाला धधकेगा, आग धधकेगा और ये लड़ेंगे और इस आज़ादी की लड़ाई को जीतेंगे, क्रांतिकारी लड़ाई को जीतेंगे। क्योंकि लड़ाई के चरम सीमा पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। सही बात है, उस समय जो लोग होते हैं ना संवेदनशील होते हैं, उनके अंदर ज्वाला धधकता रहता है और सोचते हैं कि इस लड़ाई को हम जीत कर ही छोड़ेंगे। और सोचिए ऐसी स्थिति में अगर उन्हें फांसी दिया जाएगा तो उस समय सभी लोग भाग जाएंगे डर के, क्या नहीं भागेंगे, लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे। ठीक वही इसीलिए भगत सिंह वह समय चुने थे कि जब आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर काफ़ी नज़दीक होना, आज़ादी जब काफ़ी नज़दीक हो तब उन्हें फांसी दी जाए।
यदि ऐसे समय में उन्हें फांसी दी जाएगी तो आंदोलनकारी की भावनात्मक एकता में बल आएगा। सही बात है, जब उस समय फांसी दिया जाएगा तो आंदोलनकारी यानी जिस समय उसमें जो भी व्यक्ति होगा ना समूह में, सबके अंदर बल आएगा, ताकत शक्ति आएगा और वे लड़ेंगे और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। सही बात है, उस समय फिर लड़ेंगे और फिर आगे चल के कभी भी कोई भी ब्रिटिश सरकार आकर यहाँ कब्जा नहीं करेगा, किसी पे इस तरह का अत्याचार नहीं करेगा और करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। इसलिए भगत सिंह ऐसा समय चुनते हैं कि उसी समय उन्हें फांसी दिया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। भगत सिंह के इस पत्र से उनकी ग्रहण वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इसे पुष्टि करें। चलिए देखते हैं। यह पत्र भगत सिंह ने क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा जेल में मिल रही यातनाओं से क्षुब्ध होकर लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा है। समझिएगा, मतलब जिस समय सुखदेव जेल में थे ना, तो सुखदेव उधर से पत्र लिखे थे, ठीक है। और जब सुखदेव उधर से पत्र लिखे थे तब भगत सिंह उस पत्र को पढ़े और तब भगत सिंह पत्र को पढ़े तो भगत सिंह को बड़ा ही ज़्यादा अजीब सा लगा कि सुखदेव तुम ऐसे कैसे कर सकते। तब मजबूरन बस भगत सिंह फिर इधर से पत्र लिखे उस सुखदेव के पत्र के जवाब में और फिर पत्र लिखकर भगत सिंह क्या करते हैं कि सुखदेव के पास भेजते हैं। देखिएगा आगे, फिर सुखदेव ने बेहद कमजोर और भावुकतापूर्ण ढंग से कहा था कि उनका आज़ादी के संघर्ष का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। देखिएगा आगे, दिखाई नहीं देता है। जेल के इन यातनाओं से आत्महत्या करना ही मुश्किल लगता है। देखिए कितना घटिया सोच सुखदेव के उस समय दिमाग में आने लगी। वो सोच रहे थे कि हम जेल में इतना कष्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि हम क्या कर ले, इससे अच्छा होगा कि हम आत्महत्या कर ले। लेकिन भगत सिंह को ये जब पता चला तो भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और भगत सिंह फिर पत्र में लिखते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो कायरता का पहचान है और तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो लोग के अंदर क्या होगा, फिर कमजोरी आ जाएगा और वो लोग देश के आज़ादी के लिए लड़ाई करना छोड़ देंगे, इससे हमारे घाटा ही घाटा होगा। सुखदेव को समझाने लगे भगत सिंह। फिर देखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कितना लिखेंगे थोड़ा सा और। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांतिकारी व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न तो सुख होती है और न ही समाप्त। देखिएगा बोले जो क्रांतिकारी करते हैं, जो किसी भी तरह क्रांतिकारी करते हैं उनके जीवन में न तो सुख लिखा होता है और न ही आराम लिखा होता है। कहने के तात्पर्य सुख भी लिखा होता है, आराम भी लिखा होता है, और कहे तो सुख भी नहीं लिखा होता है, आराम भी नहीं लिखा होता है। यानी कि सुख भी आता है तो आराम भी आता है, यानी कि दोनों सुख और आराम दुख सबको झेलना पड़ेगा अगर आप इस तरह क्रांतिकारी कर रहे हैं तो। क्योंकि इंसान का जीवन है, सुख दुख का तो आना लगा रहता है ना। सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा। इसमें सामूहिक हित जुड़ा होता है। सही बात है, इसमें सामूहिक हित यानी समूह के लोग जो होते हैं एक साथ जुड़े रहते हैं। भगत सिंह तरह तरह के बातों के माध्यम से सुखदेव को पुनः यह भगत सिंह तरह तरह के माध्यम से मतलब अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या की संकल्पना उचित नहीं है। भगत सिंह अनेकों किस्म के बातों से समझा रहे हैं भगत सिंह सुखदेव को, तुम ऐसा मत करो, तुम फांसी पर मत चढ़ो, तुम फांसी पे मत चढ़ो, क्योंकि ऐसा करोगे तो हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं, सामूहिक लोग हैं, सबके साथ ये गलत होगा और सब लोग क्रांतिकारी करना छोड़ देंगे। ये कायरता की पहचान है, मत करो सुखदेव ऐसा। बहुत तरह से भगत सिंह समझाते हैं लेकिन सुखदेव मानने को तैयार होता नहीं है। फिर अंततः क्या होता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पे होता है, तब जाकर के सुखदेव को भी और भगत सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन सुखदेव पर विशेष जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन भगत सिंह पर ज़्यादा जिक्र किया गया है कि भगत सिंह को इतना समय पे इतना यहाँ जगह पे फांसी चढ़ाया गया था, ज़्यादा जिक्र किया गया है। हालांकि फांसी उसको भी चढ़ाया जाता है। ये था आपका पाठ का प्रश्न उत्तर। 6 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिए हैं। कैसा लगा आप लोग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट, क्योंकि ऐसा करने से हमको क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं और जय हिंद, जय भारत।